आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और पायरोल की रिएक्शन की, जहां हम इसके एसिड के एसिडिक कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, बेसिक कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिंग ओपनिंग रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम पायरोल के साल्ट की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिक कैरेक्टर की। पायरोल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये लोन पेयर, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि ये जो लोन पेयर है रिंग की तरफ शिफ्ट कर जाता है, जिसकी वजह से इसकी एक्सटर्नल अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और ये नाइट्रोजन को प्रोटोनेट होने से रोकता है, जिसकी वजह से इसके एक्सटर्नल बेसिक कैरेक्टर कम हो जाते हैं। वहीं अगर रिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर बढ़ जाती है और रिंग प्रोटॉन से कंबाइन होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखती है। इसी वजह से पायरोल बेसिक कैरेक्टर शो करता है रिंग के ऊपर। जैसा कि हम रिएक्शन में देख रहे हैं कि पायरोल रिंग एसिड यानी कि प्रोटॉन से कंबाइन होने के बाद एक डाईहाइड्रोपायरोल का साइक्लिक कैटायन बना रही है और ये कैटायन अगले स्टेप में दूसरे मॉलिक्यूल जो कि पायरोल का मॉलिक्यूल है उससे रिएक्ट करता है और डाइमर बनाता है। वहीं ये डाइमरिक मॉलिक्यूल अगले स्टेप में फिर पायरोल से रिएक्ट करके ट्राइमर बनाता है और ये रिएक्शन यहाँ पे रिपीट होती चली जाती है और हमें पॉलीमर मिलता है। एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो पायरोल बेस से रिएक्ट करके साल्ट बनाता है। यहाँ हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन पायरोल से कराई है और पोटेशियो पायरोल हमें यहाँ पे साल्ट मिल रहा है। वहीं अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये रिएक्शन कराई जाए तो पायरोल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमें मिल जाता है। ये शो कर रहा है कि पायरोल वीक बेसिक कैरेक्टर शो करता है। अब ये बेसिक कैरेक्टर किस वजह से है? आपको डेफिनेशन पता है कि कोई भी कंपाउंड जितनी आसानी से प्रोटॉन को रिलीज कर देगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा और इस एसिड के स्ट्रांग होने के लिए इस बात का होना जरूरी है जो कार्ब एनायन या जो एनायन प्रोटॉन के रिलीज होने के बाद बना है वो कितना स्टेबल है। तो आइए जानते हैं और कंपेयर करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू कि जो एनायन बन रहा है वो पायरोल के कंपैरिजन में कितना स्टेबल। यहाँ हमने दो तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो किए हैं। एक तरफ पायरोल है और दूसरा स्ट्रक्चर पायरोल एनायन है। पायरोल के स्ट्रक्चर में अगर देखें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, यहाँ चार ऐसे स्ट्रक्चर हैं जहाँ चार्ज का सेपरेशन है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही स्ट्रक्चर पे नजर आते हैं जो पायरोल की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ इन स्ट्रक्चर के अंदर पायरोल की जो स्टेबिलिटी है वो घट रही है क्योंकि चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर सेपरेट है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ स्टेबिलिटी घट रही है। वहीं अगर पायरोल एनायन की बात करें तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है और पूरी की पूरी रिंग के ऊपर रेजोनेट कर रहा है और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए और फिफ्थ ए। यहाँ पे किसी भी तरीके का चार्ज सेपरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है और एनायन को जो कि प्रोटॉन के निकलने के बाद यहाँ पे बन रहा है उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा स्टेबल ये एनायन होगा उतनी ही आसानी से यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा। तो यही वजह है पायरोल वीक एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि ये एनायन जो प्रोटॉन के निकलने के बाद बन रहा है वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के जरिए स्टेबलाइज हो रहा है। आइए बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो कि पोटेशियो पायरोल देता है। अभी तक हमने पायरोल की रिएक्शन की बात करी थी, यहाँ हम बात कर रहे हैं पोटेशियो पायरोल डेरिवेटिव की, ये यूं कहें पायरोल के साल्ट की। पहली रिएक्शन है कॉल्ब समिट रिएक्शन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पोटेशियो पायरोल साल्ट रिएक्ट करता है अंडर प्रेशर और साल्ट देता है
पायरॉल कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये साल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद हमें पायरॉल कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। वहीं रेमर टाइमैन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो पोटेशियो पायरॉल क्लोरोफॉर्म के साथ बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और दो प्रोडक्ट देता है, पायरॉल 2 कार्बेल्डिहाइड और 3 क्लोरोप्रिडिन। ये एक तरीके की रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन है जिसमें हमें 3 क्लोरोप्रिडिन डेरिवेटिव मिल रहे हैं। एल्काइलेशन की बात करें तो हमें यहाँ पे एल्काइलेशन वाले डेरिवेटिव भी मिलते हैं और एसाइल डेरिवेटिव भी मिलते हैं। अगर हम एसिड एनहाइड्राइड से पोटेशियो पायरॉल की रिएक्शन कराएं तो हमें एन एसाइल पायरॉल डेरिवेटिव मिलते हैं जो कि हीट होने पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन देते हैं और हमें 2 एसाइल पायरॉल डेरिवेटिव मिल जाते हैं। वहीं पोटेशियो पायरॉल की रिएक्शन एसाइल हैलाइड और एसिड क्लोराइड के साथ कराई जाए तो हमें एन एल्काइल और एन एसाइल पायरोल डेरिवेटिव मिलते हैं, और अगर इन एसाइल और एल्काइल पायरोल डेरिवेटिव को हीट किया जाए तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बाद ये हमें 2 एसाइल और 2 एल्काइल पायरोल डेरिवेटिव देते हैं। एल्काइलेशन पायरोल मैग्नीशियम हैलाइड का भी किया जा सकता है। यहाँ अगर हम देखें तो पायरोल मैग्नीशियम हैलाइड एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके 2 डेरिवेटिव देती है, जिसमें पहला डेरिवेटिव 2 एल्काइल पायरोल है, वहीं दूसरा प्रोडक्ट 3 एल्काइल पायरोल है। रिडक्शन की बात करें तो पायरोल डिफरेंट रिडक्शन कंडीशन के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट देती है। रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से रिडक्शन काफ़ी आसानी से जाता है। अगर हम जिंक के प्रेजेंस में पायरोल को रिड्यूस करें तो हमें 2,5 डाईहाइड्रो पायरोल डेरिवेटिव मिलता है, और इस 2,5 डाईहाइड्रो पायरोल को अगर हम रेड फॉस्फोरस और HI के प्रेजेंस में रिड्यूस कर दें तो पायरोलिडीन मिल जाता है। वहीं निकल के प्रेजेंस में अगर पायरोल को रिड्यूस किया जाए तो हमें कंप्लीट रिडक्शन देखने को मिलता है और पायरोलिडीन हमें यहाँ मिल जाती है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो क्रोमियम ऑक्साइड एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में पायरोल्स को ऑक्सीडाइज करता है और मेलेनिमाइड देता है। अगर हम मेलेनिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन पायरोल से कराएं तो ये सक्सेनिक एसिड का सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनाता है। डाइक्लोरोकार्बीन के साथ अगर पोटेशियो पायरोल को रिएक्ट कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ बेस तो हमें एक डाइसाइक्लिक कंपाउंड का इंटरमीडिएट डेरिवेटिव मिलता है जो कि साल्ट की फॉर्म में है। और यहाँ अगर हम देखें मैकेनिज्म में तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो नियर बाय कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर रहा है, वहीं नियर बाय कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जो सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं उसको ब्रेक करके डाइक्लोरो कार्बन का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करके वहां शिफ्ट कर रहा है और रिंग को एक्सपेंड कर रहा है। और इस पूरे एक्सपेंशन में पोटेशियम क्लोराइड यहां से रिलीज हो रहा है और हमें 3 क्लोरोप्रिडिन डेरिवेटिव मिल रहा है। तो ये एक तरीके की रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन है जो कि पोटेशियो पायरोल साल्ट डाइक्लोरोकार्बीन के साथ बेस के प्रेजेंस में देता है। अगली रिएक्शन है रिंग ओपनिंग रिएक्शन। अगर हम पायरोल को हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ रिफ्लक्स कर दें तो ये हमें सक्सेनिक एल्डिहाइड का डाइऑक्साइड देता है और साथ में अमोनिया को रिलीज करता है। रिफ्लक्स कंडीशन ऐसी कंडीशन को कहते हैं जहां एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो, राउंड बॉटम फ्लास्क में रिएक्शन को मेंटेन किया गया है, ऊपर कंडेंसर लगा दिया गया है, सॉल्वेंट को बॉइलिंग पॉइंट तक हीटअप किया जाता है और सॉल्वेंट इवोपरेट होता है और कंडेंसर उसे कंडेंस करके वापस आरबी में ट्रांसफर करता है। इस कंडीशन को हम रिफ्लक्स कंडीशन कहते हैं जहां पायरोल को हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ रिफ्लक्स किया गया है और हमें डाइऑक्साइड के डेरिवेटिव मिल गए हैं रिंग के ब्रेक होने के बाद।
तो ये कुछ रिएक्शंस थी पायरॉल की, एसिड कैरेक्टर को बताती हैं, बेसिक कैरेक्टर को बताती हैं, रिंग एक्सपेंशन बताती हैं, रिंग ओपनिंग की रिएक्शन है जो हमने यहाँ डिस्कस करी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फ्यूरेन की।